नमस्कार, राम राम। फिर से सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में बाल विमर्श का परिचय, उसका स्वरूप देखने वाले हैं। साथ ही बाल साहित्य के परिचय और उसके काल विभाजन को भी देखेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम आज क्लियर करने वाले हैं। सो बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। बाल साहित्य यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर उनके लिए रचनाएं लिखी जाती हैं। इसमें बच्चे साहित्य नहीं रचते बल्कि उनके लिए बड़े साहित्यकार जो कि इसमें निपुण होते हैं बच्चों के लिए विशेषतः उनके हिसाब से ही कविताएं कहानियाँ लिखते हैं। बाल विमर्श बाल साहित्य के अंतर्गत आता है और बाल साहित्य हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है। हिंदी साहित्य में बाल विमर्श के अलावा स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, विकलांग विमर्श, दलित विमर्श आदि विमर्शों को भी पढ़ा जाता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, जिसे बाद में पढ़ेंगे। आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं बाल विमर्श पर। तो समझते हैं बाल विमर्श है क्या। बाल विमर्श दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विमर्श। बाल मतलब होता है बच्चे और विमर्श यानी कि बातचीत, यानी कि बच्चों पर बातचीत करना। जिसमें बच्चों पर विचार विमर्श होता हो वह बाल विमर्श कहलाता है। बाल विमर्श में साहित्य का बच्चों पर किस तरह प्रभाव पड़ रहा है, अच्छे परिणाम हो रहे हैं या फिर दुष्परिणाम निकल रहा है, उनकी रुचि को लेकर और किस तरह की रचनाएं रची जा सकती हैं। आज बाल साहित्य का बच्चों पर क्या प्रभाव हो रहा है, साहित्य शिक्षाप्रद है भी या नहीं, मनोरंजक है या नहीं, साथ ही उनकी भाषा सरल है या नहीं, बच्चों को साहित्य को लेकर कोई समस्या तो नहीं आ रही। आज के आधुनिक वातावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव है, बच्चों को आज के समय में किस प्रकार की समस्याएं हैं, साथ ही उनके मानसिक स्तर को किस तरह और उन्नत किया जाए, इन सभी बातों पर बाल विमर्श के अंतर्गत चर्चा होती है। तो चलिए विस्तृत चर्चा करेंगे आज हिंदी साहित्य में बालकों पर और उनके बाल साहित्य पर। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध रही है। एक और जहाँ पंचतंत्र हितोपदेश जैसे उपदेशात्मक कहानियों के द्वारा बच्चों को मनोरंजन व शिक्षा देने का प्रयास हुआ, तो वहीं तुलसीदास, सूरदास जैसे महाकवियों ने श्री कृष्ण और श्री राम की बाल्यावस्था का वर्णन करके बच्चों को उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही असत्य पर सत्य का विजय भी प्रदर्शित किया। और प्रायः हम देखते हैं कि साहित्य में ज़्यादातर ऐसे पात्रों का प्रयोग होता है जो कि बच्चों को आकर्षित करते हैं, और जैसे कि राजा रानी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि की कहानियाँ, जिससे उनमें उत्सुकता बढ़ती है और वे पुस्तकों को पढ़ने के लिए जागरूक होते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत बच्चों को समाज और वातावरण के प्रति भी जागरूक होने का अवसर प्राप्त होता है। यदि हम रचनात्मक रूप से बात करें तो बाल साहित्य में लोरी, कविता, कहानी, नाटक आदि रोचक विधाएं रही हैं। भारत में लोरी की तो बहुत पुरानी परंपरा भी रही है। बच्चों को सुलाने के लिए अक्सर उनकी माताएं और परिजन लोरियां सुनाने का प्रयास करते हैं। लोरियां यानी कि ऐसे गीत जिनमें ममता का भाव होता है, सद्भावना होता है, जिनसे बच्चे अपनापन का लगाव रखते हैं। ऐसे ही माताओं के द्वारा बच्चों को मनाने के लिए भी लोरियां गाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, चंदा मामा दूर की, पुआ पकावे गुड़ की, आप खाएं थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। इस तरह की लोरियां गाई जाती हैं। आज के आधुनिक युग में बच्चों के रोने पर माताओं के पास समय नहीं रहते, वे उन्हें शांत नहीं करवाती, उसके बदले ही वे बच्चों को टीवी पर पोगो और कार्टून्स लगाकर दे दिया करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, जिसके कारण बच्चों के मन जो होते हैं संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनमें जिज्ञासा नहीं रहती, वे केवल टीवी तक ही सीमित रह जाते हैं। अतः यह ज़रूरी है कि माता पिता बच्चों को समय दें और लोरी के द्वारा, कविताओं के द्वारा उनका मनोरंजन करें। यूँ कहें तो बाल साहित्य का परंपरा मौखिक रूप से नानी दादी के कहानियों से, किस्सों से ही शुरू है। कहानी और किस्से बच्चों में धैर्य का गुण तो विकसित करते हैं, साथ ही मनोरंजन के साथ साथ नैतिक ज्ञान,
नए ज्ञान से परिचय कराने का एक आसान सा माध्यम भी है। कहानियों का कॉन्सेप्ट बहुत लचीला होता है। एक कहानी में बहुत सारे विषय होने के कारण बहुत सारी कहानियाँ एक कहानी से गढ़े जा सकते हैं। एक उदाहरण से कहानी की महत्ता को हम समझ सकते हैं, यानी कि उसके महत्व को जान सकते हैं। बचपन में बच्चों की सबसे पहले गुरु कौन होती हैं? तो उनकी माताएं होती हैं। उसी तरह ही छोटे से शिवाजी की माता भी उनकी पहली गुरु थीं। बचपन से ही छोटे से शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई बचपन में कहानियाँ, नीतिगत कहानियाँ, रामायण, महाभारत आदि की कहानियाँ सुनाया करती थीं, जिसका प्रभाव शिवाजी पर बड़े होने पर देखा जाता है। शिवाजी में बहुत सारे गुणों का विकास हुआ, जैसे नारी का सम्मान करना, उनमें दया भाव था, दुष्टों के प्रति विद्रोह का भावना यानी कि शत्रुओं का विनाश करने की क्षमता और धैर्य आदि गुणों का विकास उनमें देखा जाता है। तो एक छोटे से बालक पर नीतिगत कहानियों का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। नीतिगत कहानियाँ या फिर बाल कहानियाँ बच्चों को केवल मनोरंजन और उत्साह ही नहीं देते, साथ ही नैतिक ज्ञान व संस्कार, समस्याओं से लड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने का उत्साह आदि गुण भी विकसित करते हैं। नाटक बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। स्कूल में वे अक्सर नाटक आदि कार्यक्रम में भाग लेते हैं और स्वयं को साथ ही दूसरों को भी उससे लाभान्वित, मनोरंजित और शिक्षाप्रद अनुभव करवाते हैं। सत्य हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है, इनके अलावा और भी बहुत सारे नाटक हैं जो कि बच्चों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा चुटकुले और पहेलियाँ भी बच्चों के मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुए। इस तरह देखते हैं कि बाल साहित्य बच्चों के लिए मानसिक स्तर का वातावरण तैयार करता है। बच्चों के लिए अन्य पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, जैसे नंदन, चंपक, नन्हे सम्राट। इसके अलावा उनके लिए कॉमिक्स, हिंदी कॉमिक्स भी प्रकाशित होते हैं, जैसे कि चाचा चौधरी, नागराज आदि। बच्चों के मनोरंजन के लिए पत्रिकाओं में चित्रों का प्रयोग होता है। हिंदी कॉमिक्स में खासियत यह होती है कि उनमें रोना, हंसना, गाना आदि सभी जो भाव होते हैं वह प्रतीक के रूप में पुस्तकों में दिखाए जाते हैं, जिसे देखने में उनमें एक समझ विकसित होती है। आज बात करें कार्टून्स की, तो कार्टून्स में बहादुरी, योद्धा, हीरो को दिखाने में अतिशयोक्ति हो जाती है। अतिशयोक्ति यानी कि हीरो को उड़ाते हुए गायब करके दिखाया जाना ही अतिशयोक्ति है। साथ ही बच्चों को हिंसात्मक कार्टून्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें केवल हिंसा, अनैतिक बातें ही होती हैं, जैसे ही टॉम एंड जेरी, ऑगी एंड द कॉकरोच आदि कार्टून्स हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा ही होता है। वे एक दूसरे को मारते हैं तो दूसरा दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है, उन्हें चोट नहीं लगती, वे फिर से ठीक होकर दूसरे को मारने में लग जाते हैं। तो इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ दिखाई जाती हैं, जिससे समस्त बच्चों के मन पर भी यही संदेश पड़ता है। वे समझते हैं कि वे भी इस प्रकार की यदि हिंसात्मक व्यवहार करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उनमें एक गलतफहमी भी उत्पन्न होती है। यही मुख्य अंतर होता है टीवी में और साहित्य में। तो आज के समय में यह ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को अधिक मनोरंजक, शिक्षाप्रद, नैतिक साहित्य के माध्यम से उन्हें पुनः किताबों की ओर मोड़ा जाए, जिससे आगे चलकर वे स्वस्थ मानसिकता के साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर सकें। अभी तक हमने हिंदी साहित्य में बाल साहित्य, बाल विमर्श, उसके परिचय, स्वरूप को पढ़ा। अब बात कर लेते हैं बाल साहित्य के काल विभाजन की, यानी कि बाल साहित्य का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार से हुआ और इसका विकास अब तक किस प्रकार होते आ रहा है। इन सभी को काल विभाजन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। हमारी संस्कृति में पूर्वजों द्वारा प्रथा चली आ रही है कि बच्चों को कहानी द्वारा या फिर बातों ही बातों में नीतिगत बातें सिखाई जाएं। तो इस तरह से मौखिक रूप से बात करें तो इसका प्रारंभ माना जाता है बाल साहित्य का। और वहीं लिखित रूप में बात करें तो 300 ईस्वी पूर्व पंचतंत्र नामक एक रचना सामने आई, जिसमें कि 101 कहानियों का संग्रह है। इसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। साथ ही पंचतंत्र को आधार बनाकर ही हितोपदेश जैसी रचनाएं भी लिखी गई।
हिंदी साहित्य में बाल विमर्श की बात करें तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के आचार्य रसखान, सूरदास, तुलसीदास आदि आचार्यों द्वारा इतना अच्छा सजीव चित्रण रामकृष्ण का किया गया। जैसे रामचरितमानस चौपाई में कहा गया, बहुजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहि पर आई। जिसके कारण बच्चे भी स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। साथ ही उनके बालपन की कथाएं, कहानियाँ स्वयं की कहानियाँ लगने लगी। भक्ति काल में जितने भी रचनाएं लिखे गए वे सभी भगवान को केंद्र में रखकर लिखे गए थे। भक्त कवियों ने अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए वह रचनाएं लिखी। भक्ति काल की रचनाएं बच्चों को अच्छे लगे, रोचक लगे, उनकी कहानियाँ भगवान की कहानियाँ जैसी लगे, यह तो अच्छी बात है। लेकिन भक्ति काल में भगवान को केंद्र में रखकर रचनाएं की गई थी, ना कि बच्चों को। बच्चों के लिए उनके मानसिक स्तर को देखते हुए बाल साहित्य की रचना का प्रारंभ आधुनिक युग में भारतेंदु युग से माना जाता है। बाल साहित्य को आधार बनाकर भारतेंदु से अब तक के काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वतंत्रता के पूर्व बाल साहित्य, दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात बाल साहित्य, तीसरा समकालीन बाल साहित्य। शुरू करते हैं स्वतंत्रता के पूर्व बाल साहित्य। सन 1874 में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह प्रमाणित किया गया यहाँ कि बाल वर्ग के लिए भी पृथक यानी कि अलग साहित्य लिखा जाना चाहिए, जो कि स्कूल की किताबों से अलग होना चाहिए। इसमें नई प्रवृत्तियों का भी जन्म हुआ बाल साहित्य को लेकर। इस युग के प्रमुख बाल साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध, मैथिलीशरण गुप्त, सुदर्शन, राम कुमार वर्मा, शंभु दयाल सक्सेना आदि थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मनोरंजन और ज्ञानवर्धन भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही बच्चों को बाल साहित्य देना चाहिए। साथ ही यहाँ पे प्रेमचंद्र और लज्जा शंकर झा ने हिंदी में बाल कहानियों के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। आज के इतने विकसित युग का नींव इसी युग में रखा गया था। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात बाल साहित्य का। तो इसका काल 1947 से 1980 के बीच माना जाता है। 1947 में हमें आज़ादी मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली, तो हमारे कविता कहानियों में भी, बाल साहित्यों में भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि का वर्णन देखा जाने लगा। साथ ही बाल साहित्य में उपन्यास विधा और अन्य विधाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ था। बाल साहित्यकार प्रकाश मनु ने 6ठे दशक से 8वें दशक तक के बाल साहित्य को हिंदी बाल साहित्य का गौरवकाल कहा, क्योंकि इसमें प्रायः सभी विधाओं में एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी गईं। इस युग के मुख्य बाल साहित्यकारों की बात करें तो उनमें जयप्रकाश भारती, रामकुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, योगेंद्र कुमार लल्ला, डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आदि जैसे साहित्यकारों ने बाल साहित्य में अपना योगदान दिया। आगे बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान के कविताओं की, तो झांसी की रानी, कदम्ब का पेड़ आज भी बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। बच्चों में और देश के अन्य जवानों में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना भरने के लिए रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे आदि जैसे साहित्यकारों ने अपनी कलम उठाई। आगे बात करते हैं बाल साहित्य के तीसरे काल यानी कि समकालीन बाल साहित्य के विषय में। 1981 से अब तक का युग समकालीन बाल साहित्य के अंतर्गत आता है। इस युग को विकास युग भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि इसका विकास आज तक अभी तक होता आ रहा है। समकालीन बाल साहित्य में 2 रूपों से बाल साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला हो गया प्राचीन लोक कथाओं को केंद्र में रखकर, और दूसरा ऐतिहासिक कथाओं को केंद्र में रखकर रचनाएं रची जा रही हैं। दूसरा क्या हो गया, बच्चों की समस्या, उनके मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के बारे में भी लिखा जा रहा है, और इस विषय में भी बालकों को साहित्य प्राप्त हो रहे हैं। समकालीन बाल साहित्य के बाल साहित्यकारों की बात करें तो इसमें उषा यादव, प्रकाश मनु, शिव कुमार गोयल, देवेंद्र कुमार, रोहिताश्व अस्थाना, शशांक मिश्र भारती, अनुपमा गुप्ता, आशीष शुक्ला आदि का नाम प्रमुख है। इस युग में भी नई नई विधाओं की विकास हुए, जैसे कि जीवनी, यात्रा वृतांत, मौलिक इतिहास आदि। तो आज हमने हिंदी साहित्य में बाल साहित्य को पढ़ा,
बाल विमर्श को पढ़ा, साथ ही बाल विमर्श के परिचय स्वरूप को देखा और बाल साहित्य के काल विभाजन को भी पढ़ा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, साथ ही कोई सुझाव हो, एडवाइस हो और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। साथ ही ये वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाकर। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।